डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि गुजरात में जो है 32 पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर की आ चुकी है, उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 4-5 वीडियोज़ मैंने बनाई थी, इसके जस्ट पहले मैंने सिलेबस पे वीडियो बनाई थी, उसके पहले क्लियरेंस वाली वीडियो बनाई थी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो है सीरीज़ में आ रहा हूँ। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग देखेंगे, उसके ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। खाली आंसर बताना मकसद नहीं, आंसर तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है डीआई का वो मैं आपसे साझा करूंगा। और आई एम 110% श्योर कि आपको ये फ़ायदा होने वाला है। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, कौन से डोमिनेटिंग एरियाज़ हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है, क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। लास्ट तक देखना है, फास्ट करके देखिए, लेकिन लास्ट तक देखिए। इससे पहले मैं वीडियो सीरीज में आगे बढ़ूं, ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है उसका, ठीक है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके लिए, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर के लिए टाइटन बैच भी लॉन्च किया हुआ है। ये पूरा कोर्स का ओवरव्यू वगैरह है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फार्मा पाथफाइंडर्स, ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, फार्मा पाथफाइंडर्स। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है। आप तक जब भी वीडियो पहुंचे आप परेशान मत होइए, किसी भी टाइम आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज ओपन। आपको फुल वैलिडिटी, फुल कंटेंट के साथ मिलेगा जब भी आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। सारा मटेरियल डे 1 से सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। गुजरात के सिलेबस के हिसाब से इसमें मल्टीपल फैकल्टीज़ भी हैं। जीएस क्योंकि 100 नंबर का है, छोड़ नहीं सकते, तो जीएस के लिए हमने एक डेडिकेटेड फैकल्टी रखी हुई है। जीएस और फार्मा दोनों मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पर इस बैच में, क्योंकि एक्सपीरियंस के तौर पर मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये स्टडी मटेरियल है, लाइव बैच के साथ है। बहुत सारी कुछ चीज़ें आनी है अभी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द फाइनल मटेरियल, बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। पीसी पर अवेलेबल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ आपको मिल रहा है। कंटेंट बिल्कुल आपका जो है गुजरात के डीआई के हिसाब से सब कुछ सेट है, सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। अब आते हैं मेन अपने क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पे, ठीक। ये वो कोर्स था जिसके बारे में बात कर रहा था। ये एप्लीकेशन नेम है, आप ज़रा देख लीजिए, क्योंकि बड़े लोग नकल कर रहे हैं आजकल, फार्मा ये फार्मा वो, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चल चुका है, मदद कर रहा है काफ़ी लोगों को, ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। तो फार्मा पाथफाइंडर्स एक ट्रेडमार्क नेम है, आप इसको इंस्टॉल करिए, स्टोर ऑप्शन में जाके कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स के सारे फीचर हैं, रैपिड रिवीजन नोट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन है, बिगर स्क्रीन ऑप्शन है, सब कुछ। टाइमिंग का कोई पंगा नहीं, आप कभी भी देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ कोर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा अपने क्वेश्चन पेपर पर। ये जो पिछला क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें आंसर की जो जारी किया था गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लास 2 के लिए 2021 में, जो है 2022 में इसका एग्जामिनेशन जो हुआ था 2 जनवरी 2022 को, ठीक है। और 3 जनवरी को जो है ये पब्लिश की गई थी। 1 से लेके 300, 1 से लेके 300 आपको पैटर्न पता है इसका कि 100 मार्क्स का जो है ये 300 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होने वाला है ऑब्जेक्टिव, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो वो जो 300 मार्क्स उसमें 100 जीएस है और 200 आपका क्या है, फार्मेसी है, और 100 आपका इंटरव्यू का है। तो 300 मार्क्स का आपको देखो ये दिख रहा होगा, 300 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये जीएस के कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी थे, सारी चीज़ें। चलिए अब जरा हम आते हैं फार्मेसी वाले सेक्शन पे, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट काम का है। हम फार्मेसी वाले सेक्शन पे बात करते हैं, उसकी हमें एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जीएस तो मैं आपको गाइड करूँगा ही, बताऊँगा ही सारी चीज़ें, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो है दोनों पे वो करना है, लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ से देखो ज़रा। तो आज हम 1 से लेके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेशन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि व्यूज़ पाने का मकसद नहीं है, आपको एक इनसाइट देना कि तैयारी कैसे की जाती है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल बफर्स। सबसे पहले समझना है क्वेश्चन कहाँ से आया, बफर्स कहाँ पढ़ते हो, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईपीसी का क्वेश्चन है बफर्स, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, बफर्स का, रेडियो आइसोटोप्स, लिमिट टेस्ट, ये सब कहाँ पढ़ते हो, आईपीसी में। ऑप्शन देखो, फॉस्फेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो सर बफर के तौर पर नहीं यूज है, हमने सुना है कि सर सिट्रेट बफर होता है, फॉस्फेट बफर होता है,
कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर होता है। लेकिन सर यहाँ पर पूछा गया फिजियोलॉजिकल बफर्स, आपके बॉडी सिस्टम में कौन कौन से बफर हैं, तो साहब फॉस्फेट बफर भी है, बाइकार्बोनेट बफर भी है, इसीलिए हमारे पास बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो गया। ठीक, और ये फैक्चुअल है, इसका मतलब आपको फैक्चुअल भी ध्यान देना है, ये बात हमें पता लगी। ठीक, रिप्लेसमेंट थेरेपी में बी नीड। अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या सीखना है कि आपको बफर्स का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बफर होते क्या हैं। आज फिजियोलॉजिकल बफर पूछा गया, कल आपसे और भी बफर्स के बारे में एग्जांपल पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा बफर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी नीड। रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब कोई चीज़ लॉस हो गई है, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी कहाँ, हैवी लॉस ऑफ वाटर, आपको उल्टी दस्त हो रहा है, पानी निकल गया, तो आपके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी निकल गए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी नीडेड होगी। प्रोलॉन्ग फीवर हुआ, उल्टी दस्त हो रहा है, तो भी आपका जो है फ्लूइड वगैरह के थ्रू निकल गया। डायरिया हो गया, पेट डायरेक्ट हो गया, मुंह उल्टी दस्त एकदम सब चालू है बिल्कुल, तो ये तीनों ऑप्शन, तो इसमें देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब कि ऐसी बीमारी है जहाँ पर चीज़ों को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। बाहर से आप इलेक्ट्रॉल ले रहे हो, बाहर से आप ORS ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? बाहर से आप डेक्सट्रोज 5% लगा रहे हो IV के तौर पर, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक एल्कलाइजर। आप देखिए सब इकट्ठे क्वेश्चन किसके पूछे गए हैं, IPC के। एल्कलाइजर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, नन ऑफ द अबव। सिस्टमिक, यहाँ देखिए बात इंपॉर्टेंट ध्यान से है, सिस्टमिक एल्कलाइजर। अभी देख लो सब फैक्चुअल क्वेश्चन चल रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा जाता है आपके गुजरात DI में, ये बात याद रखना है। सिस्टमिक एल्कलाइजर इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिक एल्केनाइजर, सिस्टमिक एल्केनाइजर। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां से पूछा गया, एंटा एसिड के कॉन्सेप्ट। तो आपको एंटा एसिड होता क्या है, एंटा एसिड के जितने मैक्सिमम एग्जांपल रट्टा मार सकते हो मार लो। आज आपसे बाइकार्बोनेट पूछा गया, कल को ऑप्शन में कुछ और आएगा, ऐसे तैयारी करनी है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, किसके तौर पर यूज कर रहे हैं, तो कैल्शियम रिप्लेनिशर यहां पर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड। देखो ये सब IPC का क्वेश्चन चल रहा है, IPC का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक विंडो ओपन कर लेते हैं, उसमें ये लिखते रहेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पैटर्न हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक मिनट दीजिए जरा, मैं बोर्ड को थोड़ा सा ऑन कर लूँ ताकि इसमें मैं लिखता रहूँ कुछ ना कुछ चीज़। IPC में क्या सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, एसिड बेस, बफर्स, रेडियो आइसोटोप और आपके ये लिमिट टेस्ट, इन्हीं 4 से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप देखना इन्हीं 4 से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसी को कहते हैं तजुर्बा। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा आप उतनी ज़्यादा चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। बट इट डजंट मीन कि सबसे ज़्यादा तजुर्बा मुझे ही है, मतलब मेरे से अच्छे टीचर नहीं है, दुनिया में होंगे, बहुत सारे होंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरे कितने अच्छे हैं बुरे, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं हर टीचर का जो डिफरेंस है वो उसका पढ़ाने का स्किल, वो उसका तजुर्बा ही होता है। जो टीचर जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही बढ़िया आपको गाइड कर पाएगा, सारी चीज़ें बता पाएगा वो। तो अभी तक हमने क्या सीखा सर, कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तो ये बात पकड़ में आई, समझते चलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो IPC, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही बात अभी तक हमें समझ में आई साहब। ठीक है, चलो। एंटी कैरिज एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट्स, तो डेंटल प्रोडक्ट किसका एग्जांपल है, आप उसमें फ्लोराइड के देखो, इसमें फ्लोराइड आपको पता है ना कि कैरिज वगैरह रोकने के लिए फ्लोराइड के कंपाउंड, देखो कितने एग्जांपल आसान पूछे हुए हैं। बेंजोएट किसके लिए यूज होता है, ये प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज होता है। जिंक ऑक्साइड कैलेमाइन लोशन में यूज होता है। सोडियम एल्जिनेट, ये जितने बीट्स वगैरह नॉवल ड्रग सिस्टम फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। तो साहब एंटी कैरिज एजेंट कौन सा, फ्लोराइड। एकदम रटा रटा है क्वेश्चन है, कहाँ से पूछा गया है, IPC के डेंटल प्रोडक्ट वाले टॉपिक से पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सन स्क्रीन फॉर्मुलेशन। सन स्क्रीन फॉर्मुलेशन में आप देखिए स्टैनस फ्लोराइड, ये तो डेंटल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सोडियम क्लोराइड नहीं हो सकता। एमिनो बेंजोइक एसिड, हम लोग एमिनो बेंजोइक एसिड के कंपाउंड यूज कर रहे हैं। अब देखिए जिंक ऑक्साइड, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कैलेमाइन लोशन। अब ये देखो आप कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, एंटी कैरिज के बाद ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हो गए, जनरल फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट हो गया। यानी 5-6 क्वेश्चन पूछने के बाद जनरल फार्मास्यूटिक्स वाला सिलेबस जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग के सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से। तो जिंक ऑक्साइड आपके क्या कहाँ यूज होता है। अब ये सवाल सोचो कि ये जिंक ऑक्साइड कहाँ से पूछा गया है। जिंक ऑक्साइड आपका पूछा गया है कैलेमाइन लोशन से। ठीक है,
तो कैलामाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड का काम क्या होता है वो पता होना चाहिए। कैलामाइन लोशन होता क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट का काम क्या होता है, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। तो एस्ट्रेजेंट, एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव, तीनों के तौर पर ऑल ऑफ द अबव। लैक्सेटिव एंड परगेटिव। लैक्सेटिव परगेटिव कहाँ पढ़ोगे आप, आईपीसी में भी पढ़ोगे, सूटिक्स में भी पढ़ते हो आप, ठीक है। चारकोल एडजॉर्बेंट के तौर पर यूज होता है, क्योलिन भी आप एडजॉर्बेंट के तौर पर यूज कर, लेकिन यहाँ लैक्सेटिव के तौर पर यूज कौन हो रहा है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, लैक्सेटिव परगेटिव्स एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, तो सेना उसका एग्जांपल है। बेरियम सल्फेट, मैंने आपसे क्या कहा था कि रेडियो आइसोटोप वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख लीजिए बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है आपको पता है, कहाँ यूज किया जाता है बेरियम सल्फेट, वो जो एक्सरे करते हैं ना, कोट से पहने रहते हैं, तो जितने भी रेडिएशन वगैरह होती है वो सारी बेरियम सल्फेट क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। या फिर जब हमें किसी चीज़ का एग्जामिनेशन बॉडी में करना होता है तो इस बेरियम सल्फेट का घोल भी पिला के हम लोग बॉडी में दे देते हैं ताकि उस चीज़ों को डिटेक्ट किया जा सके सारी चीज़ें। तो रेडियो ओपेक एजेंट होता है, कैरिज एजेंट नहीं होता है, रेडियो ओपेक एजेंट होता है। विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी कहाँ टॉपिक है, कब पढ़ोगे, लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट पढ़ने के पीछे पहले इम्प्योरिटीज, क्योंकि लिमिट टेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज को पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, लेकिन लिमिट में रख सकते हो कि भैया अगर इतना पीपीएम है तो अलाउड है, ठीक है। इसीलिए सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज पहले पढ़ना जरूरी है, फिर लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी का रॉ मटेरियल्स हो सकता है, एक दूसरे के प्रोडक्ट में क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग बहुत हाई फाई पढ़ के जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। आर रिएक्टिव पार्टिकल्स, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनान, कार्बोकटान, ये सब क्योंकि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है, चार्ज मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस इस तरीके के, सो दीज आर चार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए, शेप ऑफ मीथेन कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टेट्राहेड्रल शेप होता है, ट्राइगोनल होता है, लीनियर होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। इन मेथाइल रेडिकलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन पे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पे सवाल पूछे, यानी कि आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पूछा जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, मीथेन वगैरह के स्ट्रक्चर क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़े बहुत आपसे पूछ लिया जाएगा। ये सब पे क्वेश्चन कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उन पे सवाल पूछ लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको पता है सिलेबस में क्या था, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन था। सिलेबस आप देखो ना यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ खोल रखा है, ये देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब पे है, हाँ उस वाले सिलेबस पर देखो। कायदे से क्वेश्चन पेपर 1 में होना चाहिए, देखो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, लेकिन फार्मेसी पोर्शन में पूछ लिया है, ठीक है। ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा, इसका मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होते हैं, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन छोड़ के मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस बाय, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COH ग्रुप जिसमें लगा हुआ है वो रिड्यूस कैसे होगा। तो ये जो सवाल पूछा गया है वो रिएक्शन से, रिएक्शन पे स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है, बीच में जो मीडियम यूज किया जा रहा है, हीट यूज किया जा रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज किया जा रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये जो है रिएजेंट यूज किया गया है, ठीक है, किसके तहत ये रिड्यूस किया जा रहा है, यानी नेमिंग रिएक्शन से सवाल पूछा गया है। टेक्स प्लेस इन बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे रिएक्शंस वगैरह बेसिक है, ठीक है। एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट देखो, तो पैराडिन बेसिक क्यों है, इसकी वजह पूछा गया है। द करेक्ट बेस पेयर इन DNA इज, इसमें अब देख लीजिए आप DNA और RNA में क्या फ़र्क होता है, आपको वो बेस पता होना चाहिए। कौन सा एडेनिन थाइमिन होता है कि एडेनिन ग्वानिन होता है, साइटोसिन थाइमिन होता है, कौन सा होता है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। बेस पेयर। कोलेस्ट्रॉल में कितनी रिंग होती है, यहाँ रिंग पूछ लिया है। कोलेस्ट्रॉल कितने कार्बन का कंपाउंड, क्या 27 कार्बन कंपाउंड होता है, ये बिहार DI में पूछा हुआ था, यहाँ रिंग आपसे पूछ लिया, ठीक, कितने रिंग का होता है, ठीक है। ड्राइंग ऑयल किसे कहते हैं हम लोग, देखिए फैक्चुअल, मेनली फैक्चुअल दे हैव आस्क्ड, ठीक है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है इन्होंने, तो हमने क्या करना है कि अभी कॉन्सेप्चुअल, जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेसिक्स पूछा गया है आपसे, और आप क्या करो टॉपिक लिख लो, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, नेमिंग रिएक्शन से पूछ रहा है, अच्छा यहाँ से पूछ रहा है, फिर सिलेबस में मैच करो।
इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज है, कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन कौन टॉपिक। तो वो तो सिलेबस है ही, अपना एक स्मार्ट सिलेबस बना लो कि मुझे ये चीज़ में ये टॉपिक पढ़ना है, पहले उसको पढ़ लोगे तो 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जहाँ आपका 80% सिलेबस खत्म हुआ, आप सिलेक्शन की रेंज में आ गए, थोड़ा बहुत छूट भी जाएगा तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। इस तरीके से स्मार्टली डिजाइन करना है। सो प्रीवियस ईयर आर बेसिकली एक्टिंग एज ए गाइड। तैयारी कैसे करनी है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, वो सब बता रहे हैं ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, सैंडमेयर रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन मैंने कहा ना, इसका मतलब आप देख लीजिए, नेमिंग रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सवाल। नेमिंग रिएक्शन पे 3 तरीके के सवाल बनेंगे, एक स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, किस रिएजेंट को यूज करना है, बस इतना ही तीनों आप पढ़ लेना, हो जाएगा आपका। नॉन ग्लिसराइड लिपिड कौन सा होता है, इसके बारे में जरा इन्होंने दिया हुआ है। प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स, अब लिपोप्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं ये जरा देखना पड़ेगा, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, काइलोमाइक्रोन्स, ये सब, ठीक है। विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, कहाँ का क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, ये सब नहीं पढ़े तो क्या पढ़े फिर। तो जब आप अमीनो एसिड पढ़ोगे तो अमीनो एसिड का यूज़ क्या होता है, क्या वो एनर्जी के लिए यूज होते हैं, क्या वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए होते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कौन से नॉन इसेंशियल होते हैं, कितने इसेंशियल होते हैं, कितने नॉन इसेंशियल होते हैं, नॉन इसेंशियल क्यों बोला जाता है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इसेंशियल क्यों बोला जाता है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, कौन सा सल्फर कंटेनिंग है, कौन सा ऑक्सीजन कंटेनिंग है, अलग अलग। इतना जब पढ़ोगे तब जाके आपका अमीनो एसिड टॉपिक प्रिपेयर होगा, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, किसकी वजह से होता है, देखो यहाँ पर आंसर दिया है, ऑल ऑफ द अबव दिया वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोफैक्टर, एंजाइमिक, एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, इस तरीके का पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नॉट अ पायरिडीन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, पायरिडेंस, पायरिबिडीन बेस, तो ये DNA वगैरह से मॉलिक्यूल्स पूछा गया। अब ये किसके तहत आ रहा है, सब बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। साइकिल्स जितनी है, साइकिल्स में कितनी एनर्जी खपत हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एरोबिक कंडीशन में कितना बन रहा है, एनएरोबिक कितना बन रहा है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ग्लाइकोलिसिस है क्या, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एरोबिक में क्या हो रहा है, एनएरोबिक में क्या हो रहा है, कहाँ पर ग्लाइकोलिसिस साइट ऑफ जगह किस जगह हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो ग्लाइकोलिसिस में देखो पायरुवेट भी बन रहा है, ATP का भी यूज होता है, NADPH का भी होता है। डाइटरी फैट का मेन यूज़ क्या है, देखो रोल इन्होंने दिया है। अभी देखो ये लिपिड वाला, लिपिड पे बेस क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। बेस पेयर इन DNA मेंटेन देयर स्ट्रक्चर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है DNA में, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो होता है, वो सारी चीज़ें। पेनिसिलामिन, अब देखो पॉइजन एंड एंटीडोट पे, यानी कोलोजी का सवाल पूछ दिया है, तो आपके उसमें मैंने एक रैपिड रिवीजन करके आपके कोर्स में एक दिया हुआ है मैंने पूरा फोल्डर, सारे ड्रग्स उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सारे पॉइजन उनके एंटीडोट, सारी बीमारी उनका ड्रग ऑफ चॉइस, इस तरीके से मैंने आपको 10-15 वीडियो दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। पॉइजनिंग और एंटीडोट वाला देखो वहीं से सवाल आया हुआ है, किस में यूज़ करते हैं, कॉपर, लेड, मरकरी किस में करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोलाइड टेक प्लेस इन, कहाँ पर होता है, डज नॉट गो अंडरगो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, कौन सा नहीं जाता है। नॉट अ चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट कहाँ से पूछ दिया है, IPC से, जैसे EDT आपका चिलेटिंग एजेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए पेनिसिलामिन, ये जितने भी एंटीडोट्स होते हैं वो जनरली ज़्यादातर चिलेटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो आपको क्या करना, अब जैसे ये पेनिसिलामिन है तो किसका एंटीडोट यूज़ किया जा रहा है, आप देखो EDTA, क्या कैल्शियम के पॉइजनिंग में किसमें, ये पॉइजनिंग की पूरा लिस्ट बना लेना है। देखो यहाँ दूसरे तरीके से चिलेटिंग एजेंट के तौर पर नाम पूछ दिया, और यहाँ पर देखो कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप पॉइजनिंग पढ़ोगे तो पूरी लिस्ट बनाओगे, किस पॉइजनिंग में कौन सा एजेंट, किस पॉइजनिंग में कौन सा, आर्सेनिक पॉइजनिंग में कौन सा, लेड में कौन सा, कॉपर में कौन सा, ठीक है, पूरी लिस्ट आप बनाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आंसर दिया हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द आंसर्स। चिलेटिंग एजेंट नहीं है, ये नॉट दिखेगा नहीं, हम गलती ये भी करते हैं कि बड़े क्वेश्चन को कैजुअली ले लेते हैं। नॉट अ चिलेटिंग एजेंट, EDTA, पेनिसिलामिन, डेस्फोरॉक्सामिन, इन तीनों में कॉमन क्या है कि एंटीडोट है, ये चिलेटिंग एजेंट है। हिस्टामिन एक चिलेटिंग एजेंट नहीं है। नॉट अ फेज 1 मेटाबॉलिक पाथवे, बताइए अब ये कहाँ से पूछा गया, सूटिक्स में, आपके कारेटिक्स में जो पढ़ाया जाता है मेटाबॉलिज्म में, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, फेज 1, एसिटाइलेशन, ग्लूकोनाइड कंजुगेशन, ये सब सल्फेट कंजुगेशन किसका है, फेज 2। तो अब देखो ये सब, तो
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस आपको पता है फेज 1 होता है, तो कौन सा नहीं है? मिथाइलेशन। ग्रे बेबी सिंड्रोम, सिंड्रोम पूरा लिख लीजिए आप। अब देखिए आज ग्रे बेबी सिंड्रोम पूछा जाएगा आपसे, फैनकोनी सिंड्रोम भी पूछा जा सकता है, ग्रे मैन सिंड्रोम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। तो पूरे सिंड्रोम की एक लिस्ट बना लीजिए, ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। फंजीसाइडल कौन है इसमें? क्लासिफिकेशन पे बेस सवाल पूछा गया है, ठीक है। रिफाम्पिसिन, पॉलीमॉक्सिन, ये सब किसमें है? चिलेट फॉर्मेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज एग्जिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन के साथ, पूरे जमाने को दुनिया को पता है। मोनो ऑक्सीडेज, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, माओ इनहिबिटर्स कौन से इसमें है आपके? तो आप देख लेना इसमें, ठीक। विच आर द फॉलोइंग इज अ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। अब देखिए इससे क्या सीखने की बात है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर से कौन सा निकोटिनिक रिसेप्टर है, कौन सा कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, कौन सा न्यूक्लियर बेस्ड रिसेप्टर है, वो सारी चीज़ें लिख लेना है, ठीक है। यानी कि रिसेप्टर के टाइप से सवाल पूछा गया है, तो रिसेप्टर के जितने टाइप हैं उन सब में, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में कितने सब यूनिट होती हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी है वो सब लिख लीजिए, ठीक है। सर्पेंटाइन किसका स्ट्रक्चर होता है? तो इस तरीके से पूरा आप टॉपिक को तैयार करिए, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्राइज इज नॉट इनहिबिटेड बाय, पूछा किस पे सवाल गया? कार्बोनिक एनहाइड्राइज एग्जाम्पल, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स जो ग्लूकोमा वगैरह में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उसका भी एग्जाम्पल, जो हम लोग डायरेटिक्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी एग्जाम्पल। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इनहिबिटर का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो नॉन इनहिबिटेड का नॉन इनहिबिटेड का मतलब हो गया कि जो इनहिबिशन नहीं कर रहा है, जो इनहिबिटर का एग्जाम्पल नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो जितने भी जोलामाइड है ये सब, थियोफाइलिन क्या है? कैफीन, थियोफाइलिन स्टिमुलेंट एजेंट है, ये सब नॉट अ प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ दवा पूछा गया, कभी आपसे डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा ये प्रोड्रग है कि क्या है, आइसोस्टीरोमर है क्या है, तो प्रोड्रग का आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन एग्जाम्पल किसका है? टेट्रासाइक्लिन का, किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ड्रग और उसका ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग और उसका ड्रग ऑफ चॉइस मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर कहाँ से आप पढ़ोगे इसके बारे में? इसके बारे में आप पढ़ोगे सल्फोनामाइड, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सल्फोनामाइड्स, ये सवाल आपका सल्फोनामाइड से पूछा गया है, ठीक है। ट्राइमेथोपिरिम। आइवरमेक्टिन क्या एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटीसेप्टिक है, आइवरमेक्टिन के बारे में पूछा गया है। एंटी न्यूप्लास्टिक प्रोडक्ट कौन सा है इसमें? बूसल्फान। एंटी न्यूप्लास्टिक प्लांट प्रोडक्ट विनिका, ये सब क्या? 5-फ्लोरिज, बूसल्फान, मेथोट्रेक्सेट, ये सब क्या? सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग अलग हो सकते हैं ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कुछ केमिस्ट्री के लैब से निकल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम निकाल रहे हैं। तो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक कंपाउंड? देखिए नेचुरल, ये सब कोकेन वोकेन वाले जितने हैं, लेकिन कोकेन तो आपका नेचुरली एनेस्थेटिक के तौर पर काम कर रहा है ना, ठीक है। तो आज 50 क्वेश्चन मैंने कवर किया है, बाकी के आपके 50 क्वेश्चन का सेट आता रहेगा, थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा। तो आपको इतनी देर में जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, बट खाली फैक्चुअल नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी रखना है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट का अमेलगमेशन रखना है, ठीक। कोलोजी में क्लासिफिकेशन पे ध्यान अच्छे से देना है, ठीक। मिसलेनियस जो टॉपिक मैंने वीडियो में डाले हैं कोर्स में, उसको अच्छे से पढ़ना है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बेसिक पढ़ के जाना है, हाई फाई नहीं पढ़ के जाना है, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के जाना है। आईपीसी के जो इंपॉर्टेंट 4-5 टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ लेना, उनका एग्जाम्पल पढ़ लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही तो था, इतने में हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, बाकी और भी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इतना आप कंक्लूजन लिख के रखिए, अपनी तैयारियों को उसी हिसाब से मोल्ड करना। पता लगा हम बहुत हाई फाई पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ ही नहीं रहे हैं, एक ही ड्रग में पूरा 2 दिन पीएचडी किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एक ड्रग के बारे में लिपिन, कॉट, गुडमैन, गिलमैन बिल्कुल पीएचडी कर डाला, पूछ रहा है क्लासिफिकेशन। तो एफर्ट लगाना है, सही डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से 50 के सेट जो है मैं आपके सेशन के लेते आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।